हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इसकी भूमिका, काल विभाजन, प्रकरण 1, प्रकरण 2 और प्रकरण 3 को आधा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रकरण 4 को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पिछली वीडियो में पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे प्रकरण 4 को पढ़ेंगे। जहाँ तक हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शुक्ल जी ने हेमचंद्र को लिया है। हेमचंद्र जो है गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के समय में थे, जिसमें सिद्धराज जयसिंह का समय शुक्ल जी ने 1150 से 1199 बताया है और कुमार पाल का समय संवत 1199 से 1230 के आसपास बताया है कि यहाँ इनका भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया। तो ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि जो इनका व्याकरण ग्रंथ है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, वो किसके समय में इन्होंने बनाया था? तो उन्होंने सिद्धराज के समय में बनाया था। और ये व्याकरण ग्रंथ है जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। फिर इसके अंतर्गत एक दोहा दिया हुआ था, भला हुआ जो मारिया बहणी मारा कंतु, लज्जेजम तू वैसे सी जय भग्गा घरु अंतु। ये जो दोहा दिया हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा गया था। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्व्याश्रय काव्य की भी रचना की है। तो कल हम लोग जब PIQ सॉल्व कर रहे थे रामचंद्र शुक्ल की बुक के, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि द्व्याश्रय काव्य की रचयिता कौन है। तो हेमचंद्र का ये द्व्याश्रय काव्य है जिसका उन्होंने इस वजह से रचना की थी कि व्याकरण के उदाहरणों के लिए उन्होंने द्व्याश्रय काव्य की रचना की थी, जिसके अंतर्गत कुमार पाल चरित्र नामक एक प्राकृत काव्य भी है। यानी इसी के अंदर है, ये द्व्याश्रय काव्य के अंदर ही ये ग्रंथ है। सोमप्रभ सूरी, फिर उस हेमचंद्र के आगे बताते हैं सोमप्रभ सूरी ये एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमार पाल प्रतिबोध, ये बहुत ही इनकी इंपॉर्टेंट रचना है और पेपर में पूछी जाती है, नामक एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें हेमचंद्र द्वारा कुमार पाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन थी, रावण जयहु जहि दियहि दह मुह एक शरीरु, चिंतावि दयहि जननी कवणु पियावु खीरु। इसका अर्थ ये दिया था कि रावण जब पैदा हुआ तो उसके 10 मुख एक शरीर था, तो उसकी जननी को चिंता हुई कि किस मुख में मैं दूध पिलाऊं। इसका ये अर्थ दिया हुआ था। फिर आगे हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ग्रंथों के जो सन दिए हैं, इनके आधार पे ये कभी कभी ग्रंथ क्रम से लगाने के लिए पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इनके जो प्रकाशन वर्ष है ये भी पता होने चाहिए। भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए हैं। इसमें कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहों को शुक्ल जी ने अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहा है। आगे फिर इन्होंने विद्याधर नाम के एक लेखक का नाम दिया है। इस नाम के एक कवि ने कन्नौज की किसी राठौर सम्राट, शायद जयचंद, के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया है। इसके दोहे जो हैं, कुछ पद शुक्ल जी को प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं और विद्याधर का समय शुक्ल जी ने 13वीं शती माना है। प्राकृत पिंगल सूत्र का जो संकलन है वो लक्ष्मीधर ने किया था। अगर हम लोग प्राकृत पिंगल सूत्र की बात करें तो इसका संकलन जो है वो लक्ष्मीधर ने किया था। और इसमें जज्जल, बब्बर, विद्याधर और शारंगधर, इन 4 कवियों की रचनाएं जो हैं वो इसमें संकलित हैं। और इसकी टीका जो है वो वंशीधर ने लिखी थी। फिर उसके आगे शुक्ल जी ने शारंगधर का नाम लिया है। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। इन्होंने शारंगधर पद्धति के नाम से
सुभाषित संग्रह भी बनाया है। हमीर रासो जो है ये भी इनका एक ग्रंथ है। प्राकृत पिंगल सूत्र में कुछ छंद इसके मिलते हैं, जिससे शुक्ल जी को लगा कि ये भी ग्रंथ जो है वो शारंगधर का ही है। इन नोट्स को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। हिंदी साहित्य साधना में आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे। अंत में शुक्ल जी ने विद्यापति के ग्रंथों के बारे में बताया है। विद्यापति का समय शुक्ल जी संवत 1460 के आसपास का मानते हैं। विद्यापति के ग्रंथ कीर्तिलता की एक प्रति महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल के एक राजकीय पुस्तकालय में मिली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह यानी कीर्तिलता में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता उदारता। अच्छा, इनकी ये रचना कल पीवाईक्यू में पूछी गई थी कि ये किस भाषा में है, तो यह अपभ्रंश भाषा में है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुण ग्राहकता आदि का वर्णन देश भाषा और अपभ्रंश में है। इनकी भाषा के संबंध में शुक्ल जी ने दो बातें कही हैं। इसकी पहली ये है कि इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है, और दूसरा ये है कि विद्यापति के अपभ्रंश की दूसरी विशेषता यह है कि प्रायः देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए है और इसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा ही बहिष्कार नहीं है। यहाँ से प्रकरण 2 है जो है वो खत्म होता है और प्रकरण 3 चालू होता है। प्रकरण 3 है देश भाषा काव्य। प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है और पेपर में पूछी जा सकती है। राजा भोज जस मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अपभ्रंश ही रहे होंगे। करने वाले अवश्य ही रहे होंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट पंक्ति और है। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। अच्छा, ये पंक्ति जो है ये पेपर में पूछी जा चुकी है और पूछा गया था कि ये किस शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में किस प्रकरण में आई है। फिर आगे पॉइंट है गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र रहा था। फिर अगला पॉइंट है कन्नौज, अजमेर और अहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा शिष्ट मानी जाती थी और कवि चरण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। फिर शुक्ल जी ने बताया कि फिर जो मुसलमानों के आक्रमण होने लगे थे, मुसलमानों के आक्रमणों में शुक्ल जी ने महमूद गजनवी का नाम बताया है, जिसकी मृत्यु संवत 1087 दी है। फिर यहाँ पे इन राजाओं का उल्लेख किया है, इनके वंशक्रम का। अजय देव हुए एक राजा, जिनके पुत्र हुए अर्णोराज। फिर इनके पुत्र हुए बिसल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ। अर्णोराज जो हैं वो अजमेर शहर को बसाने वाले हैं। अर्णोराज जो हैं इनको आना भी कहा जाता है और आना सागर इन्होंने बनवाया था। जब इन्होंने म्लेच्छ मुसलमानों के साथ युद्ध किया था, तो जहाँ पर म्लेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था उस भूमि को पवित्र करने के लिए इन्होंने आना सागर बनवाया था। और ये सब कहाँ से पता चलता है, तो ये सब शुक्ल जी ने दिया है कि अशोक के लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बिसल देव के एक लेख से पता चलता है, जो कि 1220 का लेख है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का आविर्भाव होता है, अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। तो ये पंक्ति देखिए पूछा जा सकता है कि ये किस इतिहासकार की पंक्ति है। शहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247। महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी का उल्लेख किया गया है। इसमें सबसे पहले प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीर देव हुए, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। तो हमीर देव को शुक्ल जी ने पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में बताया है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था।
जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं, एक प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में, दूसरी वीर गीत यानी बैलाड्स के रूप में। प्रबंध काव्य के रूप में जो मिलती है उसमें शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो का नाम दिया है, और वीर गीत यानी बैलाड्स के रूप में बिसलदेव रासो का नाम। अच्छा, वीर गीत के रूप में एक और ग्रंथ है परमाल रासो, जगनिक का परमाल रासो, वो भी वीर गीत के रूप में है ग्रंथ है। आगे दिया है कि यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है, जो रचना कई सौ वर्ष से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। तो पेपर में प्रश्न अगर पूछा गया था कि आल्हा जो है वो कहाँ गाया जाता है, तो उत्तरी भारत में इसके गाने वाले पाए जाते हैं। फिर लास्ट में शुक्ल जी ने रसायन शब्द की उत्पत्ति रासो से मानी है, रासो शब्द से मानी है, ये दिया हुआ है। यहाँ से इसका वो खत्म होता है, प्रकरण 3 का जितना हम लोग पढ़ चुके थे वो खत्म हो जाता है यहाँ से। अच्छा, ये रिवीजन वाला पार्ट मैं इसलिए रखती हूँ कि आप लोग बुक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज कर सकें, क्योंकि मैंने भी जब अपना जीआरएफ की तैयारी की थी तो मैंने भी ऐसे ही किया था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे ये रिवीजन वाला पार्ट रखना चाहिए कि नहीं, या केवल बुक ही पढ़ानी चाहिए। जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग खुमान रासो से पढ़ेंगे। खुमान रासो संवत 810 से 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावण खुमान नाम के 3 राजा हुए। 3 राजा हुआ करते। कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्ध का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि काल भोज बप्पा के पीछे खुमाण गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है, और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमाण की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमाण ने 24 युद्ध किए और विक्रम संवत 869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि की रचित खुमान रासों के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। तो यहाँ पे दलपति विजय दिया है खुमान रासों के रचयिता का नाम, पर इस समय खुमान रासों की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है, और उसमें महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन है। कालभोज बप्पा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। तो यहाँ पे खुमान राम के 3 राजा हुए, ये आप लोग याद रखेंगे कि कालभोज बप्पा, उसके बाद में खुमान, फिर मत्तट, फिर भृतपट्ट सिंह, फिर खुमान, फिर दूसरा ये दूसरा खुमान है, फिर महायक, फिर खुमान, ये तीसरा है। कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है, और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भद्रीपट्ट के दूसरे समय से 2 शिलालेख विक्रम संवत 999 और 1000 के मिले हैं। अतएव 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमाण का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया गया है। तो यहाँ पे शुक्ल जी ने तीनों खुमाण राजाओं का समय दिया है। खुमाण जो है वो पहला जो है उसका समय है विक्रम संवत 810 से 865, दूसरा खुमाण विक्रम संवत 870 से 900, तीसरे खुमाण का समय दिया है विक्रम संवत 965 से 9910। अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रम संवत 810 से 890 तक का खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपुताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी। अतएव यदि किसी खुमाण से अलमामों की सेना से लड़ाई हुई होगी तो उसी के नाम पर खुमान रासों की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त होगा। शिव सिंह सरोज के कथनानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने खुमान रासो नामक एक काव्य ग्रंथ
लिखा था। यानी शिव सिंह सरोज में ऐसा दिया हुआ है कि अज्ञात जो है नामा भाट ने खुमान रासो ग्रंथ लिखा था, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का, यानी कि या उसका असली रचयिता था या जो उसका पिछला भाग लिखा गया था उसका रचयिता था। यानी खुमान रासो के बारे में शुक्ल जी इस खुमान रासो को प्रमाणिक रचना नहीं मानते हैं। दूसरा है बिसल देव रासो। नरपति नाल कवि विग्रह राज चतुर्थ उपनाम बिसल देव, ये हम लोग पीछे देख आए हैं। इसके बिसल देव रासो के रचयिता है नरपति नाल का समकालीन था, यानी जो नरपति नाल था वो बिसल देव का समकालीन था। कदाचित यह राज कवि था जिसने बिसल देव रासो नाम का एक छोटा 1000 पृष्ठ का ग्रंथ लिखा जो वीर गीत के रूप में है। ग्रंथ में निर्माण काल यूं दिया है कि 12 से 72 मझारी जेठ बधी नौमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ भई शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। 12 से 72, 72 का स्पष्ट अर्थ 1212 है। 72 शब्द बरहोत्तर द्वादशोत्तर का रूपांतर है, अतः 12 से 72 का अर्थ द्वादशोत्तर 12 से अर्थात 1212 होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है, जिससे वह बिसल देव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रह राज चतुर्थ यानी बिसल देव का समय भी 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 के प्राप्त हैं। बिसल देव रासो जो है वो ग्रंथ 4 खंडों में विभक्त है। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ। इसकी कथा सारी यूं है, 4 खंडों में है टोटल रचना। ये पहले खंड में मालवा की भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बिसल देव का विवाह होना, पहले खंड में ये दिया हुआ है। दूसरे खंड में दिया है कि बिसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष तक रहना। तीसरे खंड में दिया है राजमती का विरह वर्णन तथा बिसल देव का उड़ीसा से लौटना। फिर चौथे खंड में दिया है भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बिसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो ग्रंथ की रचयिता है नरपति नाल्य हैं और ये ग्रंथ 4 खंडों में विभक्त है और इसमें बिसल देव और राजमती का उल्लेख है, इन दोनों रानी राजाओं का उल्लेख है। दिए हुए सम्मत के विचार से कवि अपने नायक का समकालीन जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बिसल देव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती हैं, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णात्मक है। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 घटनाएं हैं, एक बिसल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इसमें पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है कि बिसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बिसल देव का विवाह किसी पीछे की कवि की कल्पना प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बिसल देव की एक परमारी वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी मिलता है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज नाम का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। अतः यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बिसल देव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह स्पष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से ना मिलाया गया हो, जैसे जननी गोरी तू जैसलमेर, गोरणी जैसलमेर की। आबू के परमार भी राजपुताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी की सरदार कन्या भी होना संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे अचारज और कवि कालिदास। आगे लिखते हैं सुख जी की जैसे पहले कहे आए हैं कि अजमेर के चौहान राजा बिसल देव यानी विग्रह राज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी।
और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और हांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि यानी जो बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ के जो राजकवि थे सोमदेव रचित ललित विग्रहराज नाटक जो कि संस्कृत में है, यानी इसका राजकवि जो था बिसलदेव का वो सोमदेव था। इसने लिखा था ललित विग्रहराज नाटक जो कि संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नाल्य के इस बिसलदेव में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और टूटकर विदेश जाने पर पोषित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बिसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। यानी कि इसमें शुक्ल जी इसको कल्पित ही मानते हैं। हम लोग इसकी भाषा के संबंध में शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। ये शुक्ल जी ने बोला है बिसलदेव रासो के संबंध में। जैसे सूकड़ छह सूखता है, पाटन थी, पाटन से, भोज तना, भोज का, खंड खंडहरा, खंड खंड का। इस ग्रंथ से इस बात का आभास अवश्य मिलता है कि वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। यानी कि साहित्य की जो भाषा थी यहाँ पे दिया हुआ वो हिंदी ही थी और पिंगल भाषा कहलाती थी। बिसलदेव रासो में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में सामान्य अनुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। क्योंकि लोग ये अगर वीर गीत के रूप में कोई भी ग्रंथ होता है तो लोग गाते रहते हैं और उसमें फिर अपने अनुसार परिवर्तन भी करते रहते हैं। उदाहरण के लिए यह मेलवी मिलाकर जोड़कर चितह चित्त में रणी रण में प्रतिपज्जयी प्राप्त हो या किया जाए, ऋणी विधि इस विधि, ईसऊ ऐसा, बाल हो बाला का। इसी प्रकार नयर नगर, पसाऊ, प्रसाद, पयोधर आदि प्राकृत शब्द भी हैं जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से पीछे तक होता रहा। इसमें आए हुए कुछ फारसी शब्द अरबी तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजा ताजानो यानी ताजियाना आदि। जैसे कहा जा चुका है कि पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः यह शब्द पीछे से मिले हुए भर हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी, यानी पीछे द्वारा मिलाए हुए हो सकते हैं पीछे लोगों द्वारा, या कवि के द्वारा व्यवहृत भी, यानी कवि के द्वारा यूज किए हुए भी हो सकते हैं। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बिसलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। इनके संबंध में दिया है कि महल पलाणियों ताजदीन खुरसाना चढ़ी चल्यो गोंड। उपयुक्त विवेचनों के अनुसार यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से और ना भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। यानी शुक्ल जी तो इसे कल्पित मानते हैं, लेकिन जो राय बहादुर पंडित गौरीशंकर ओझा हीराचंद ओझा है ये इन्हें हमीर के समय की ही रचना मानते हैं। राजपुताने का इतिहास भूमिका पृष्ठ 19। यहाँ से ये पंक्ति को लिया है शुक्ल जी ने। यह नरपति नाल्य की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है कि राजपुताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे मोती का आखा किया, चंदन काठ का मांडवो, सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी।
अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो साहित्य से संबंध रखती है, यानी पहली बात यह दी है कि अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था और हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे ग्रंथों में ही विचार कर सकते हैं, ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात है जो साहित्य से संबंध रखती है वो वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, यानी बीसल देव रासों में श्रृंगार की प्रधानता है। वीर रस किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। तो हम लोग ने पीआईक्यू में एक प्रश्न सॉल्व किया था कि बीसल देव रासो जो है वो ग्रंथ है, गेय है या प्रबंध है या खंड काव्य है, इस तरीके हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो ये गेय है, हम लोग पीछे देख चुके हैं। बीसल देव रासो के कुछ पद नीचे दिए हुए हैं, हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट केवल देखेंगे। यह है गर्भ ही न बोलो ओ संभर्यो राव जो सरीखा घड़ा और भुआल। और इसमें एक ये पंक्ति है जो कि पेपर में पूछी जा चुकी है कि कड़वा बोल न बोलिस नारी तुम हो मेले से चित्त विसारी। ये पूछा गया था किसकी पंक्ति है। अब हम लोग देखेंगे चंद बरदाई को। इनका समय दिया है शुक्ल जी ने संवत 1225 से 1249। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि चंद बरदाई ने किसको प्रथम कवि माना है, रामचंद्र शुक्ल ने किसको प्रथम कवि माना है। तो उन्होंने चंद बरदाई को प्रथम कवि माना है और इनके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य। चंद दिल्ली अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे, यानी ऐसा पृथ्वीराज रासो में दिया हुआ है कि चंद बरदाई जो है वो रासो के वो भट्ट जाति के एक जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे और तथा षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से यह अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन से ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहां जो बातें होती थी सभी में सम्मिलित रहते थे। फिर यहाँ पे पृथ्वीराज रासो के संबंध में दिया हुआ है। पृथ्वीराज रासो जो है वो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय सर्ग या अध्याय कह सकते हैं, लेकिन समय है, इसमें समय है। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद जो है वो कवित्व है। तो पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो में प्रमुखतया किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो कवित्व या छप्पय छंद का प्रयोग किया गया, प्रमुख छंद है वो इस ग्रंथ का। उसके अलावा दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या इतने छंदों का प्रयोग किया गया है। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया था, यानी यहाँ पे बाण के ग्रंथ कादम्बरी का उल्लेख है। कादम्बरी का पिछले भाग जो है उसके बाण के पुत्र ने पूरा किया था। वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहण द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। यानी पृथ्वीराज रासो को चंद के पुत्र जलहण ने पूरा किया था। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहण के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जलहण के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है कि पुस्तक जलहन हत दय चली गजन नृपकाज रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरिय जिमि पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धरिय तिमि।
आगे दिया हुआ है कि पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र थे। यानी ऐसा उसमें दिया हुआ है पृथ्वीराज रासो में कि जो पृथ्वीराज हैं वो चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र हैं और अरुणो राज्य के पौत्र। अरुण राज्य हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं। अरुण राज्य आना। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुम्बर यानी तोमर राजा अनकपाल की कन्या से हुआ। अनकपाल की 2 सुंदर कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र हुए पृथ्वीराज। अनकपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद ले लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए आमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। यहाँ पे पृथ्वीराज रासो की कहानी दी हुई है। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई। तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हर कर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान रह गया। बल का बहुत कुछ हाथ तो जयचंद तथा राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देखकर शहाबुद्दीन चढ़ आया पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कभी चंद भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। तो इस तरीके से पृथ्वीराज की मृत्यु को दिखाया गया है उसका ग्रंथ में। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज की वैर का कारण यह लिखा गया है कि यानी इन दोनों के बीच वैर का कारण लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ एक सुंदरी पा सकता था जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वीराज के पास भाग आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी वैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाई की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक कन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हैं। ऊपर लिखी वृत्तांत और रासों में दिए हुए संवतों के ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और पुष्ट होता है। अच्छा, ये पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी जो है वो अप्रामाणिक मानते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिलता। तो जयानक की ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का भी यहाँ पे उल्लेख है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। ये पृथ्वीराज की राजसभा में था। उसमें दिए संवत और घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज की माता कर्पूर देवी है।
का नाम कर्पूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन हास्य के शिलालेख में भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हमीर महाकाव्य आदि कई प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज को अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्नि कुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेख की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिसमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्नि कुलों का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। चंद ने पृथ्वीराज का जन्म काल जो माना है वो संवत 1115 में तथा दिल्ली जाना 1122 में, कन्नौज जाना 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा है। पर शिलालेखों और दान पत्रों में जो संवत मिले हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं है। अब दान पत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद, परमर्दी देव, महोबे के राजा परमाल के नाम आए हैं इस प्रकार हैं कि पृथ्वीराज के 4 जिनके संवत 1224 और 1244 के बीच हैं, जयचंद के 12 जिनके संवत 1224 और 1243 के बीच में हैं, परमर्दी देव के 6 जिनके संवत 1223 से 1258 के बीच में है। इनमें से एक संवत 1239 का है, जिसमें पृथ्वीराज और परमर्दी देव राजा परमाल के युद्ध का वर्णन है। यहाँ पे इनके समयों के बारे में बताया गया है। इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उनकी सम्यक पुष्टि फारसी तवारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी यानी विक्रम संवत 1248 ईस्वी सन 1191 में हुआ। यानी जो इनका युद्ध प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासों के पक्ष में समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासों के सब संवतों में यथार्थ संवतों 90-91 वर्ष का अंतर एक नियम से जान पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए उन्होंने रासों के इस दोहे को पकड़ा है कि एकादश से पंचदह विक्रम साक आनंद तिहि रिपुजय पुरहरन को भय पृथ्वीराज नरेंद्र। और विक्रम साक आनंद का अर्थ किया कि आ शून्य और नंद 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए हैं इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवशी शूद्र थे इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों ने निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार का समाधान नहीं होता आज तक। और कहीं प्रचलित संवतों में कुछ काल निकाल कर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर भी यह विचारणीय है कि जिस किसी प्रचलित विक्रम संवत में 90 से 91 वर्ष निकाल कर पृथ्वीराज रासों में संवत दिए गए हैं, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया अथवा धोखे से या भ्रम में पड़कर। ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोगों ने अनिंद का पाठ होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है कि एकादश से पंचदह विक्रम जिस धर्मसुत प्रतीय साक पृथ्वीराज सो कौ लश्यो विप्र गुण गुप्त। इसमें भी 9 के गुप्त होने का अर्थ निकला है, पर कितने में 9 का कम करने में से यह शक बनता है यह नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात है कि गुणगुप्त ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। बात संवत की ही नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के कोई उलटफेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ है, फिर भी उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं।
कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, या हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद चंद के भी बिखरे हों, पर उनका नाम पता लगाना असंभव है। यहाँ पे शुक्ल जी ने पृथ्वीराज के में जो सन दिए हैं उनके संबंध में चर्चा की है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता और उसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं और कुछ संवत तो ठीक होते। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं, तो पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है। चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिया। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है कि तैनश्चंद्र राजस्य चंद्रराज इवा भवत संग्रहम यस्सुव्रतानाम सुव्रतानामिव वैघात। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है, यह राज बहादुर श्रीयुत पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि है, जिसका उल्लेख कश्मीर कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद बरदाई नाम का कोई कवि था, तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भड़ंत तैयार होता गया, उन सबको लेकर चंद को पृथ्वीराज का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। फिर पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यह ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है दोहों की, और कुछ कुछ कवित्तों छपयों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वरांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। ये पंक्ति बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये दे के पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ के बारे में शुक्ल जी ने कहा है। इसमें कहीं कहीं तो भाषा की आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों की इस वाक जाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना साहित्य के इतिहास से जिज्ञासुओं के काम का है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुतान में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी। उनका विवरण बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी में छपा। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई तो चंद के पूर्वजों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वहीं पर बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट जी से शास्त्री जी की भेंट हुई। उसमें उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। चंद की वंश परंपरा के बारे में यहाँ पे शुक्ल जी बताते हैं, ये दी हुई है चंद की वंश परंपरा कि चंद बरदाई के पुत्र हुए गुणचंद, आप इनका नाम नहीं दिया हुआ है। फिर हुए जलचंद, सीताचंद, वीरचंद, हरिचंद, रामचंद्र। फिर रामचंद्र के हुए विष्णुचंद, उद्धरचंद, रूपचंद, बुद्धचंद, देवचंद और सूरचंद्र। फिर जो बुद्धचंद के हुए फिर खेमचंद, गोविंदचंद। फिर गोविंदचंद से आगे हुए जयचंद के हुए फिर मदनचंद, शिवचंद, बलदेवचंद। फिर मदन चंद की आगे वंश परंपरा बताई गई है कि चौथ चंद, बेनी चंद। उसके बाद बेनी चंद के हुए गोकुल चंद, वसु चंद और लेख चंद। फिर गोकुल चंद के कर्ण चंद हुए। फिर इनके आगे हुए गंग चंद, मोहन चंद। फिर इनके जगन्नाथ,
इनके हैं। फिर रामेश्वर, गंगाधर, भगवान सिंह, कर्म सिंह, माथुर सिंह, वाघ गोविंद सिंह, मान सिंह, विजय सिंह, आनंद राय जी की फिर हुए आसो जी, गुमान जी, कर्णीदान, जैथमल जी और वीरचंद जी। फिर इनके हुए घमंडी राम जी और बुद्ध जी। फिर घमंडी राम जी के हुए वृद्धि चंद जी। फिर है नानू राम जी। ये वंश परंपरा जो है वो नानू राम जी ने बताई है चंद बरदाई की। नानू राम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया था, दूसरे का पता नहीं। तीसरे के वंशज अंभोर में जा बसे और चौथे का वंश नागौर में चला गया। पृथ्वीराज रासों में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है कि दहत पुत्र कवि चंद के सुंदर रूप सुजान, इक जल गुण बावरो गुण समुद्र ससभान। पृथ्वीराज रासों में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए गए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर्य की वंशावली दी हुई है। ये दी है कि प्रथम ही प्रभु यज्ञ ते भे प्रकट अद्भुत रूप, ब्रह्म राव विचारि ब्रह्मा राखो नाम अनूप, पान पय देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय, पारि पायन सुर न के सुर सहित अस्तुति कीन, तासु वंश प्रपंस में दो चंद चारु नवीन, भूप पृथ्वीराज दीन्हो तिन्हे ज्वाला तेज, तनय ताके 4 कीन्हो प्रथम आप नरेश, दूसरे गुणचंद तासुत शीलचंद स्वरूप, वीर चंद प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप अरूप। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। रणथंभौर हमीर भूपति संगत खेलत जाए, तासु बंसानूप भी हरिचंद अति विख्याय, आगरे रही गोप चल में रहियो ता सुत वीर, पुत्र जन्मे 7 वाके महा भट्ट गंभीर, कृष्णचंद उदार चंद जूह रूप चंद ध्रुभाई, बुद्धि चंद प्रकाश चौथे चंद भे सुखदाई, देवचंद प्रबोध संस्कृत चंद ताको नाम, भयो सप्तो नाम सूरज चंद मंद निकाम। इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानू राम ने जिनको जल चंद की वंश परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुण चंद की परंपरा में कहा है। बाकी नाम प्रायः मिलते हैं। नानू राम का कहना है कि चंद ने 3000 श्लोकों में श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया और पीछे से और लोग भी अपनी रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना और उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना हुई। नानू राम जी का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री को दी वह और भी ऊटपटांग और रद्द दी है। पृथ्वीराज की पद्मावती समय के कुछ पद के नमूने यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है, ये वाला पद है, मनहु कला ससभान कला 1600 बन्नी, बाल बैस ससीस्ता समीप अमृत रस पिन्नी। ये इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पंक्ति पूछी गई थी। बज्जिए घोर निशान रासम चौहान चहोदिसी, सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र तिसी। फिर आगे शुक्ल जी ने बताया भट्ट केदार कवि और मधुकर कवि के बारे में। इनका समय दिया है संवत 1224 से 1243। जिस समय चंद बरदाई ने महाराज पृथ्वीराज की कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद कई के स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जय चंद्र प्रकाश, ये इनका ग्रंथ का नाम है, नामक एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार जय मयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने लिखा था। तो मधुकर कवि के ग्रंथ का नाम है जय मयंक जस चंद्रिका। पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल इनका उल्लेख संज्ञाचक
दयाल दास कृत राठौड़ाड़ी ख्यात में मिलता है। तो इन दोनों का उल्लेख कहाँ मिलता है? सिंघायच दयाल दास कृत राठौड़ाड़ी ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो गहरवारों यानी राठौरों का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो प्रतियां थी, कन्नौज और काशी। दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राज्य काशी राज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमार्दी देव परमाल जयचंद के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पश्चिम में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज के से बराबर लड़ते थे। और छठे कवि हैं जगनिक। इनका समय दिया है 1230। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के परमार राजा यहाँ के जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और ऊदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था। तो ये भी एक वीर गीत है। एक बिसलदेव रासो और ये जगनिक का परमाल रासो, ये दोनों ही वीर गीत हैं, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतया उन प्रदेशों में जो कन्नौज के साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनिक की काव्य का आज कहीं पता नहीं, पर उसके आधार पर प्रचलित हिंदी भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। गाँव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अलहैद के ढोल के गंभीर घोष के साथ ही है वीर हुंकार सुनाई देगी कि 12 बरिस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो कल हमने PYQ सॉल्व किया था उसमें ये पंक्तियां आई थी। इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ कंठ में जगनिक की वीर दर्वपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा भी में ही परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक, करीची, देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम भी सम्मिलित हो गए हैं और बराबर हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं ना कहीं राजकीय पुस्तकालय में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए रचा गया था। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। आल्हा का प्रचार यूं तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। यानी कि आल्हा का जो मूल केंद्र है वो बैसवाड़ा माना जाता है। वैसे तो इसका प्रचार पूरे उत्तर भारत में, लेकिन बैसवाड़ा इसका मूल केंद्र है। वहाँ इसके गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबा के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आल्हा खंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आल्हा संबंधी के वीर गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और ऊदल परमाल के सामंत थे और बनाफरी शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आल्हा खंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहले इन गीतों का संग्रह करके छपवाया था। तो किसने संग्रह किया था? फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने। फिर दिया श्रीधर का नाम। इन्होंने संवत 1254 में रणमल्ल छंद नाम का एक काव्य रचा था, जिसमें ये इनका जो
काव्य ग्रंथ है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेपर में इसके रचयिता पूछे जाते हैं, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद नीचे दिया गया जाता है कि ढई डमई डम डमकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया सुर करही रण सणराही समुहिर सरस रसी समरंगिया कल कलही काहल कोडि कल रवि कुमल कायर थरथरई संचरई शक सुरताण साहबण सहसी रवि संघरई। यहाँ से ये तीसरा प्रकरण खत्म होता है। हम लोग प्रकरण 4 को पढ़ेंगे। प्रकरण 4 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारी पंक्तियां पेपर में पूछी गई हैं और आगे भी पूछे जाने की बराबर संभावना है। वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के मियाँ खुसरो और तिरहुत के विद्यापति। फुटकल रचनाओं में इन्हीं दोनों की रचनाओं को शुक्ल जी ने रखा है। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जन साधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद आदि रक्षित रखने की मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। ये पंक्ति जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है और पेपर में पूछी गई थी। पश्चिम की बोलचाल गीत मुख प्रचलित पद आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली में पाते हैं। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया है। अब यहाँ खुसरो का नाम दिया हुआ है। खुसरो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पूछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1389 में हुई। ये बड़े ही विनोदी मिलनसार और सहृदय थे। तो ये जो हम लोग ने कल PYQ सॉल्व किया था तो उसमें भी ये पंक्तियां खुसरो के संबंध में दी हुई थी और पूछा गया था कि शुक्ल जी ने क्या क्या बोला है खुसरो के संबंध में। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद पहेलियाँ और कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं क्योंकि अपने सिलेबस में भी लगी हुई हैं। इसमें उक्ति व चित्र की प्रधानता है। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौर सैनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी उनमें जनता के बीच प्रचलित पद्यों तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है कि इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी 2 प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों मुकरियों और 2 सुखनों में मिलती है। यद्यपि उनमें कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज है। यानी पहेलियों मुकरियों और 2 सुखनों की भाषा जो है ठेठ खड़ी बोलचाल है, और लेकिन जो गीतों और दोहों की भाषा है वो ब्रज है। यह मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी।
आगे है, खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और कुछ पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात यह है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय में हुआ। उसी की पहली गोदाम अंग्रेजी की सूरत वाली कोठी थी, जिसमें तंबाकू का एक नाम सूरती या सूरती पड़ गया था। सूरत वाली कोठी थी, उसका गोदाम, इसी से उसका नाम सूरती पड़ा था। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी कि जितनी पहेलियों में मिलती है। ये पंक्ति इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछी जा सकती है कि किस इतिहासकार की ये पंक्ति है। खुसरो की प्रायः 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं, जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई, घरी घर, चला समाया के स्थान पर चलिया चल्या, समाइया, उनई आई के स्थान पर उन्मीव आई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह दृढ़ अनुमान हो जाता है कि खुसरो के समय में इट्ठ वशिष्ठ आदि रूप इट्ठ वशिष्ठ हो गए हों, अतः पुराने प्रत्यय आदि बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया मारिया आदि पुराने रूप रखे तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे, अतः यह धारणा है कि खुसरो के समय बोलचाल की भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार ये पंक्ति पेपर में पूछी गई थी। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। ये पंक्ति भी पेपर में पूछी जा चुकी है। अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। नीचे खुसरो की कुछ पहेलियां, दोहे और गीत दिए जाते हैं। पेपर में इनसे ये पहेलियां पूछी जाती हैं इस बुक से। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उसके एक न गिरे, यह आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, ये है दिया बत्ती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए पैजामा। अर्थ तो इसका सूझेगा, बूझेगा मुंह देखो तो सूझेगा, ये दर्पण है। यहाँ पे पहेलियां दी हुई हैं। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इनके स्थान पर ब्रज भाषा के रूप देखिए। यहाँ पे ब्रज भाषा के उदाहरण दिए हैं कि चूक भई कुछ वाको ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को बहानी, तन वाको सकरा ज्यो पानी, चाम मास वाके नहीं नेक, हड़ मास में वाके छेद, मुँह ये चंभू आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। यहाँ पे शायद पिंजरे के बारे में बताया जा रहा है। आप नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रज भाषा अर्थात मुख्य प्रचलित काव्य भाषा में देखिए। उज्ज्वल वरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखन में तो साधु है निपट पाप की खान, ये इंपॉर्टेंट है। खुसरो रैन सुहाग की जाकी, पीके रंग संग, तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। इस दोहे को कल हम लोग पीवाईक्यू में सॉल्व कर चुके हैं, आया था वहां पे। मोरा जोगना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल, सोनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोहरी डस डस जाए, ये भी पंक्ति पेपर में आ चुकी है। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जर्जी बख्श पीर, जोई जोई ध्यावे तेई तेई फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजिए अमीर, ये हाल मिसकी मकुन तकाफुल दुराए नैना बतिया, बनाए बतिया की ताबे हिजरा ना दारम,
ए जा न लेहू काहे लगाए छतियाँ, शबाने हिजरा दराए यू जुल्फ, रोजी वसलत चू उम्र को तह, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ये जो पंक्तियां हैं ये अमीर खुसरो की हैं और ये पंक्ति इसमें इम्पॉर्टेंट है। हम लोग विद्यापति को देखेंगे। उत्कल रचनाओं में शुक्ल जी ने दो ही कवियों को रखा है, एक अमीर खुसरो और विद्यापति को। अप्रभंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव आदि अनेक नामों से जाना जाता है। कहलाए वह इनकी पदावली, तो पदावली से की वजह से ये मैथिल कोकिल कहलाए। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है कि किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली वोकैबुलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। और यहाँ से ये पंक्ति जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है। खड़ी बोली बांगड़ू, ब्रज राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी इत्यादि रूपों और प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में ऑयल, आइल, गायल, गईल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण के इन पदों की रचना जयदेव के गीति काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्ति के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों का आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि विद्यापति के संबंध में ये कथन जो है वो किस इतिहासकार ने बोला है, तो रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। और विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, ये भी शुक्ल जी ने कहा है। सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या देना चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई हैं, जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में है। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। उनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट पंक्तियां देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि कली कहल पिया सांझही रे, जैबी मई मारू देश, मोय अभाइली नहीं जानल रे, संग जैतऊ जोगिनी बेस। ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है। और हृदय बड़ा दारुण रे, पिया बिनु बिहरी न जाई। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को ना तो आपस में लड़ने का उत्साह रहा, ना मुसलमानों से जनता की चित्रवृत्ति बदलने। हाँ, क्या था? हिंदू राजाओं को ना तो आपस में लड़ने का उत्साह रहा, ना मुसलमानों की
सराहना मुसलमानों से लड़ने का उत्साह रहा। जनता की चित्रवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हराकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राही रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित ना होने दे। इस प्रकार स्थिति के साथ साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया। और इसमें यह न समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। ये पंक्ति इसकी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हमारे जो है वो आदिकाल समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ को, नोट्स वाली और ये बुक की पीडीएफ को मैं दोनों को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।